Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, dear students, how are you all? Well, let's see what comes in today's lecture. Actually, we will cover another essay from your notes, unique notes, and the title is Life in a Big City. आज हम एक नेक्स्ट essay जो है आपके नोट्स में से करेंगे, जिसका टाइटल क्या है, लाइफ इन अ बिग सिटी, के बड़े शहर में ज़िंदगी। बेटे इसके कुछ कोट्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं सामने, वो कोट्स आप देख लीजिए कि क्या है, उसको नोट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 कोट्स लिखे हैं। नंबर 1, गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, कि ये जो तमाम ग्रीनरी नेचर क्या है हमें ये विलेज में नज़र आती है, और नेचर खुदा का शाहकार है, लेकिन ये जो टाउन्स हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, ये मैन मेड है। ठीक है जी। इन सिटीज़ लाइफ इज़ हेवन फॉर द रिच एंड हेल्प फॉर द पुअर। शहरों में देखें तो ज़िंदगी जो है अमीरों के लिए क्या है, एक हेवन है, और गरीबों के लिए फुल ऑफ कैलेमिटीज़। नंबर 3, सिटीज़ टीच मी नथिंग बट द पीपल लिविंग इन दैम डू। सिटीज़ हमें कुछ सिखाते नहीं, बल्कि वहाँ के लोग रहने वाले जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैंस कोर्स बिगिन इन अ गार्डन एंड एंड्स इन अ सिटी, कि इंसान जो है उसकी ज़िंदगी का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का आगाज़ क्या है, नेचर से हो रहा है ना, नेचर से। ठीक है ना। फिर ह्यूमन सेटलमेंट आए हैं, फिर सिटीज़ आए हैं, और फिर डेवलपमेंट हुई है। फिर आगे एक स्टेंजा है, बिजी लाइफ बिजी रोड्स एंड स्टिल नो कम्फर्ट इन हार्ट, इट्स अ बिग सिटी। बड़े शहरों में क्या है, बिजी रोड है और बिजी लाइफ है, लेकिन देयर इज़ नो कम्फर्ट, नो पीस ऑफ माइंड एट ऑल, एंड दिस इज़ द बिग सिटी इंडीड। फिर है नंबर 6, नेचर एंड फ्रेश एयर आर द ओनली थिंग्स अ सिटी लैक्स, के नेचर और फ्रेश एयर, ये दो चीज़ें हमें सिटी में इनका फुकदान नज़र आता है। नंबर 7, अ बिग सिटी विद ऑल द एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ हैज़ ब्यूटी एंड चार्म ऑफ इट्स ओन। एक बड़ा शहर जिसमें तमाम एमेनिटीज़ सहूलियात हैं और हैज़ ब्यूटी एंड चार्म ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी ही खूबसूरती है बड़े शहर की। ठीक है। तो बेटा लेट स्टार्ट दिस essay फ्रॉम योर नोट्स। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सिटी लाइफ। यू नो दैट the city life is ever growing, it is ever moving. We see that there are hundreds of thousands of opportunities to excel both personally and professionally in a big city. And similarly we see that the people who live in cities, they are smarter, they are intelligent as compared to the people who live in villages or who live in rural areas. And we see that there are various activities, there are a variety of activities available in cities. At the same time, we must say that in cities we live away from nature. We find ourselves cut off from nature. The people who live in big cities, they are all the time busy in their routine activities, in their quest to earn more and more money, to make their life more comfortable and convenient. And in this way we find that although the people who live in city, they wear good clothes and they have good manners, yet sometimes we find them very cunning, very selfish and very insincere, and the sole purpose remain to provide themselves with all the amenities and facilities of life, yet they are devoid of the true happiness, the true joys of life. They lack the true peace of mind indeed. ठीक है। तो शहर में रहने के कई फ़वाइद भी हैं, कई नुकसानात भी नज़र आते हैं हमें, और हम इसको विलेज लाइफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं बुक में जी आपके क्या लिखा है। Poets have often praised the country at the expense of the city. Cooper believed God made the country, man made the town. So we see that the many poets of nature, there are many poets, the poets of nature particularly, they have praised the true nature which reflect in rural areas, or the true landscapes which are the cause which attract us. So this is the real beauty indeed, and they say that this beauty is preferable than all the amenities and facilities of city life. And Cooper जो था वो क्या कहा करता था, God made the country and man made टाउन्स, यानी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं ये इंसानी हाथों का कमाल है, इंसानी हाथों ने बनाई हैं। और जो हम कंट्री की बात करें, विलेज जो है उसकी तमाम तर जो खूबसूरतियाँ हैं, रानाइयाँ हैं और हुस्न है, वो क्या है, उसमें खुदा की कुदरत हमें नेचर जो है झलकती हुई नज़र आती है।
But this is a one-sided view. People who live in a big cities like London or Lahore always find something romantic in the villages where they have never visited. So we see sometimes people who definitely live in big cities like that of Lahore, Karachi, Islamabad or London or the many other big cities of the world. They are fascinated or captivated by the beauty of nature that is found in rural areas. But that is the beauty only from a distance. If one happened to go over there, one really feels sometimes disgusted to see the very unhygienic conditions found over there. And every citizen in a big city enjoys many facilities. He has all the amenities of life. Yani, when we talk about the life of a city, we see that the city dweller, the person who dwells, who lives in a city, he finds thousands of opportunities in a city. And what type of opportunities or facilities are found, we will talk about them in detail. Education for their children, medical aid when they fall ill, quick means of transportation, amusement parks, cinemas and theatres, social contact with cultured people, opportunities for rising in business and service. So all these things are the part of big cities. We see we are having better educational institutions, alma maters, better institutions in big cities, and we find good facilities of hospitalization or medical aids, and we find the latest equipments or the latest techniques for the diagnosis of certain diseases and the really quick treatment of certain ailments. Similarly, we find the better sources of transportation, the speedy and fast transportations or vehicles over there, and the fast traffic plying on the road all the time. And we also see the places of amusement like parks and cinemas or theatre, where people move just for the sake of getting amusement or fun. And we also see that the cities are the centers of culture and civilization, and people move there just to rise in their business, to promote their trade and commerce. तो बड़े शहरों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तालीम हासिल करने के बेहतरीन मौक़े हैं, तिबी सहूलियात भी इंतहा है. इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं. और इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ बिज़नेस, कॉमर्स और ट्रेड फ्लरिश करने के मौके बहुत बेशुमार हैं. वहाँ पर पार्क्स हैं, सिनेमास हैं, थिएटर्स हैं. यानी देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फाउंड इन बिग सिटीज़ फॉर पीपल कैन एंजॉय देमसेल्फ इन द ट्रू सेंस. लोग सही तौर पर अपने आप को इन चीज़ों से लुत्फ़ उठा सकते हैं. कंट्री लाइफ, अब हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स और द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्री लाइफ. अब विलेज लाइफ के नुकसानात की तरफ थोड़ा सा आते हैं. Country life has many disadvantages. Latest inventions of science never reach a village. People live in a dark, stuffy room. When a man fall ill, he is treated by quack. तो क्या देखते हैं हम when we talk about the village life or the small towns, we see that there are not opportunities of getting education in higher educational institutions. Similarly, we see that people are compelled to live in stuffy, ill-smelling and small rooms. And when anybody falls ill, he just go to ill practitioner or go to quack to get the remedy of the ailments. ठीक है, तो बाज़ दफ़ा जो है वो गाँव की ज़िंदगी कैसी है, स्टफ़ी माहौल है और बहुत सफोकेटेड और डार्क रूम्स में लोग रहते हैं और वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है प्रॉपर. व्हेन ट्राइबल फ्यूड्स क्या होगा, क्वल्स एंड फुलिश jealousies are common features of the country life. तो which are the common features of country life? हम देखते हैं ट्राइबल फ्यूड्स, कबायली झगड़े होते हैं, तनाज़े होते हैं. इसके अलावा जेलसीज बहुत ज़्यादा है, लोगों में हसद बहुत ज़्यादा है, मारधार बहुत ज़्यादा है, फसादात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइफ्स हैं. पीपल आर इग्नोरेंट, सुपरस्टिशियस, मेडलिंग क्या होता है, इंटरफियरिंग, मदाखलत करने वाले, दखल अंदाजी करने वाले. लिटिजियस क्या होता है, इंक्लाइंट टू डिस्प्यूट, झगड़ालू. कि गांव के लोग कैसे होते हैं, दे आर सुपरस्टिशियस, दे आर इग्नोरेंट, दे आर लिटिजियस और दे आर इंक्लाइंड टू डिस्प्यूट्स एंड दे आर इंटरफियरिंग, कि वो दखल अंदाजी करते हैं मामलात में, बेजा मुकदमेबाजियाँ करते हैं. इसके अलावा तोहम परस्त हैं, बैकवर्ड हैं. ठीक है, पीपल
There are no parks, no commercial centers. From the cultural point of view, there cannot be any comparison between life of a country, life of a city with the life of a country. So we see, we do not find commercial centers, shopping plazas, banks as we see in offices, as we see in big cities. So from cultural point of view, we see that there is no comparison of a city with that of a village. कि सिटी का हम विलेज के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते. जितनी एडवांसमेंट डेवलपमेंट हमें सिटी में नज़र आती है, उससे विलेजेस महरूम हैं. फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने ड्रॉबैक्स पढ़े किसके, विलेजेस के. अब हम ड्रॉबैक्स थोड़े से पढ़ते हैं सिटी के. द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिटी लाइफ. City life has its drawbacks too. In a big city, the atmosphere is always heavy with smoke and soot. Most of the people live in unhealthy surroundings in factories and workshops. So we see that most of the cities or big cities are mostly overcrowded, overpopulated, and there are many factories and industries in the cities and outside or in suburb areas, which make the atmosphere polluted and contaminated, and it is all the air is always heavy with smoke in the cities. And people sometimes they are bound, they are compelled to live in factories, in workshops, in very stuffy atmosphere, dark and stuffy atmosphere. Cinemas, theatres and recreational parks are the breeding places of vice and corruption. So when we talk about the cinemas, when we talk about the theatres, so these are the places where all the vices flourish. ये क्या है, बुराइयों की जगह हैं, बुराइयाँ पनपने की. In country life we have no such temptation. In cities people are self-sufficient, hence selfish. Again we see, when we talk about the people who live in cities, we see that they remain busy day and night in their quest to earn money for themselves, to facilitate themselves. So in this way we find sometimes that although they wear good clothes, although they have good manners, yet mostly they are greedy, cunning and selfish. They have nothing to do with other people in their surroundings. कि शहर के लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, उनके पास वो चाहते हैं ज़िंदगी के तमाम जो कंफर्ट्स हैं, एमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो उनके पास उनकी रेंज में मौजूद हों. दे डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स इन एनी वे. दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते हैं. ठीक है जी. अब देखते हैं in spite of certain disadvantages. फिर again coming towards the beauties and charms of the city, हम देखते हैं beauty and charm of the city. In spite of certain disadvantages, life in a city is always more enjoyable and secure as compared to life in a country. Modern cities are seats of culture and civilization. An ambitious person can win recognition only in a big city. So we see that big cities basically are the seats of learning and culture. So all the great men in the world, they ever moved to big cities to earn good name and fame. कि बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना सिर्फ सिक्योर हैं और वहाँ पर हमारे पास चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़ने की, आगे बढ़ने की. तो जितने भी बड़े नाम गंवाए जाए, हम गंवा सकते हैं या एन्यूमरेट कर सकते हैं, उनके नाम ले सकते हैं बड़े लोगों के. तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई कहाँ की, बड़े शहरों में ही. जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. Bernard Shaw went to London to display his talent. Iqbal came to Lahore to make his mark. Great industrialists like Ford, Andrew Carnegie, Charles and Schwab did the same. So these are the big name, these are the great name in the history. We talk about Bernard Shaw, he went to London to try his luck. Similarly, Allama Iqbal, he moved to Lahore and earned name and fame. Similarly, the great industrialists like Ford, Andrew Carnegie, Charles and Schwab, they all went to big cities to earn good name. ये सारे बड़े शहरों में जाकर इन्होंने नाम बनाए. Modern cities are much clean than countryside. Another thing we see that we find better sewerage system, hygienic conditions in big cities, whereas these things lack in villages or rural areas. They have gardens and parks where we have flowers and trees unimaginable in our countryside. So we have different types or different categories or types of beautiful flowers in our gardens, in our parks, which are not to be seen in villages. The beauty of the country is only a fiction. If one goes to a village in Pakistan or India, one will decry, mourn, M-O-U-R-N. Wordsworth and Cowper, who celebrated the beauty of the countryside in their poems. So we see that there are many poets who are really called the poet of nature, and they
really appreciate the beauty of nature, the lush greenery, the fields, the landscapes, which is the part of rural life. Yet, if they ever happen to go to any village of the Asian country or third world country, they will really lament over their थॉट कि ये जो शायर जो नेचर की प्रेस करते हैं, नेचर की तारीफ़ करते हैं, गाँव में नेचर जो है एबंडेंस में है, हमें बहुत नज़र आती है खूबसूरती, खूबसूरत मनाज़िर नज़र आते हैं, फितरत के रंग नज़र आते हैं, लेकिन क्या है इस खूबसूरती को बेइंतहा दर्जे तक जो है शायर अपनी शायरी में इंतहा कमाल तक पहुँचा देते हैं। लेकिन कभी अगर वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के विलेज का रुख करें तो उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, बिग सिटीज़ हैव देयर ओन पोइट्री, सुपर बसेज रोलिंग जिंजरली, रोलिंग मूविंग, जिंजरली क्या होता है केयरफुली, बिग शॉप्स डेकोरेटेड चॉइसली, गे रेस्टोरेंट्स, गे क्या होगा ब्राइट कह सकते हैं, लिट ब्राइटली, प्रिटी वेमेन स्माइलिंग हेवनली, ऑल दीज एंड मैनी अदर थिंग्स आर मोर refreshing than the idle verses composed by foolish poets living in the cities. So again, when we talk about the amenities and facilities of the city life, we see that we see fast moving traffic plying on the roads. We also find big shopping plazas, malls, and the big shops decorated choicely. We also find that the women, the fashionable, the most fashionable, dignified women with refined taste, and the women, they are working shoulder to shoulder with menfolk in offices, and they are making every possible effort to excel in life. So all these things we find in big cities. जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दो बिग सिटीज़ आर एक्सपेंडिंग डे बाई डे एंड दिस एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ पोजेस का मतलब टू कॉज अ रिस्क, टू कॉज अ थ्रेट. Cities poses a lot many problems and difficulties such as the provision of civic amenities, roads, hospitals, schools and colleges. Yet it is city that attracts the people. We see that our cities, what is the condition of our cities these days? Our cities are overpopulated, crowded, the population is on increase, and people from small towns and villages, they prefer to migrate to big cities in order to get standard life. So that is why it has caused a lot many problems for the big cities. Like we see, we need more amenities, we need more hospitals, more schools, more facilities for the people to accommodate more people in our cities. ठीक है, because cities definitely have a sort of attraction and charm for people. They hope to prosper only in big cities where they can materialize, fulfill their dreams. It is only the big cities which are centers of power, industry, education and culture. So why do the villager prefer to move to big cities from small towns? Because in search of better better standard of life, and in order to in hope of getting prosper, and in hope to materialize some of their, to fulfill the dreams of their life. So we see that it is cities are rightly called to be the center of power, culture, industry, education, etc. The government should try to decentralize the economy and reorganize villages to stop the blind flow of the population to big cities. Now, it is the duty of the government. Government has to take measures. Government has to take step to stop the evacuation or migration of the people from rural areas to big cities. ठीक है, they have to stop this migration of the blind migration of the people from villages to big cities in order to, and they have to make an effort to accommodate the people, the villagers at their own places, at their own places in a very reasonable way. कि बहुत ही reasonable way में जो गांव के लोग हैं उन्हें अपने गांव में ही accommodate करने के लिए government को steps लेना चाहिए. They have to promote industries and factories. They have to establish schools, colleges and institution for higher education. They have also to promote literacy rate over there. They have to make efforts to accommodate the people over there in a best possible way. ठीक है जी, ये आपका ऐसे जो है वो हो गया कंप्लीट. बेटे आपके 13 एसेस थे और सारे के सारे
नहीं, अभी आपका ये कैसे रहता है, 12 ऐसे हमने कर लिए। लाइफ इन अ विलेज, ये हम अब लास्ट ऐसे करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज का काम ये है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कितनी की, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7। इसको मैं करती हूँ रिमूव, क्योंकि मुझे डिस्कस करना है आपके साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस को, और वो बोर्ड पर लिखकर बेहतर तौर पर समझ में आ सकते हैं। जी बेटे, आप कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7 और किसकी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हमने 3 सेंटेंस कर लिए थे, नंबर 4 से करते हैं। द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर। द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर। बेटा जो लास्ट ईयर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, हैज़ बीन टेंस ही गलत है। प्रिंटेड तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, किसने बुक प्रिंट की लास्ट ईयर उसका जिक्र ही नहीं है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या है, वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, द बुक वॉज प्रिंटेड लास्ट ईयर। तो इसमें ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी आंसर होगा। फिर नंबर 5 है वुड डैट आई वॉज अ मिलियनर। याद रखिए वुड डैट का पेयर बनता है, वुड डैट काश ऐसा हो जाए, इसका पेयर बनता है वर, वुड डैट आई वर अ मिलियनर। और ऑप्शन कौन सी हुई, सी आंसर जवाब होगा। नंबर 6 है डू यू नो वेयर योर नेबर वर्क्स। ये करेक्ट है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। नंबर 7 वॉक फास्ट लेस्ट यू शैल मिस द ट्रेन। बेटा लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है, बताया था शुड के साथ, तो यहाँ लिखा हुआ है शैल, शैल हो जाएगा गलत, तो हम क्या कहेंगे, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो, अदरवाइज सी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 8 ही स्पीक्स एज इफ ही इज मैड। ही स्पीक्स एज इफ, जी बेटे आपके पास आता है ही स्पीक्स एज इफ ही इज मैड। एज इफ जो है हमेशा इसका पेयर बनता है वर, ये अपने साथ लेता है वर, तो मैं क्या करूँगी इसका जवाब, ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड। सी ऑप्शन जवाब है। नंबर 9 इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम। बेटे अगर वो आएगा, एक क्लॉज आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। विल और विल कभी भी एक सेंटेंस में रिपीट नहीं होते, ये क्या बन जाता है, ये आपने कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ा हुआ है, एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट और एक हिस्सा पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हिस्सा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हिस्सा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई विल हेल्प हिम तो सही है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, तो इफ़ ही क्या आएगा, विल तो आएगा ही नहीं, कम को हम कम्स कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, इफ ही कम्स कॉमा आई विल हेल्प हिम। तो जवाब क्या बनेगा, डी ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 10 द टीचर मेड मी टू स्टैंड इन द क्लास। याद रखिएगा बेटे, इसको करते हैं अरेज, और देखिएगा मेक जो होता है ना, मेक क्या है, बेसिकली मेक है कॉजेटिव वर्ब, कॉज द ऑब्जेक्ट, कॉजेटिव कॉज द ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्या करते हैं, कॉज द ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग, कि ऑब्जेक्ट को कोई काम करने के लिए की कॉज बनते हैं। और कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव वर्ब होते हैं, लेट, मेक, गेट, लेट, मेक, गेट। और ये अपने साथ टू इन्फिनिटिव नहीं लेते, ये अपने साथ टू नहीं लेते। तो मेरे पास है द टीचर्स मेड मी टू स्टैंड इन द क्लास, टू गलत होगा, तो टीचर मेड मी, मेक का सेकेंड फॉर्म इसकी मेड हो गई, द टीचर मेड मी
यानी वो किस चीज़ के लिए कॉज बना है, टीचर क्या कहना चाह रहा था मुझे, स्टैंड इन द क्लास, मेड मी स्टैंड इन द क्लास, टू इसमें नहीं आएगा पॉजिटिव वर्ब में। आगे आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 8 है, द नॉइज़ इंटरफियर्स इन माई वर्क। बेटे याद रखिएगा, ये आपका हो गया कंप्लीट, द नॉइज़ इंटरफियर इन माई वर्क। बेटा इंटरफियर इन होता है किसी के मामलात में मदाखलत करना, दखल अंदाजी करना। जब वर्क की बात होती है तो इसका मतलब है वर्क को, काम को कोई चीज़ रुकावट दे रही है, वो होता है इंटरफियर विद। इंटरफियर विद का मतलब होता है टू इम्पीट, टू ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट का सबब बनना। ठीक है, तो यहाँ आएगा द नॉइज़ इंटरफियर्स विद माई वर्क, मेरे काम में रुकावट का सबब बन रही है आवाज़। आगे देखिए बेटा, माई शर्ट इज़ सुपीरियर देन योर्स। मैंने बताया था जिन एडजेक्टिव्स के आखिर में आई ओ आर आता है वो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपैरिजन के लिए टू इस्तेमाल करते हैं, देन नहीं। तो यहाँ आएगा माई शर्ट इज़ सुपीरियर, क्या है, लैटिन एडजेक्टिव, और ये अपने साथ क्या लेगा कंपैरिजन के लिए, देन नहीं लेगा, टू लेगा। तो जवाब बनेगा माई शर्ट, करेक्शन क्या होगी, माई शर्ट इज़ सुपीरियर टू योर्स। टू करेक्शन ये अक्सर बोर्ड में आता है एक लैटिन एडजेक्टिव्स के हवाले से सेंटेंस। आगे है द पेन इज़ टू राइट, इनकम्प्लीट सेंटेंस, द पेन इज़ टू राइट विद, हमें बताना है उसके साथ लिखा जाता है, द पेन इज़ टू राइट विद, डी ऑप्शन जवाब है। फिर है आई एम एंग्री ऑन यू, एंग्री ऑन यू, जब यू किसी पर्सन की बात की जाती है तो विद होता है, किसी पर्सन के साथ नाराज़गी होगा एंग्री विद, एंग्री ऑन होता है एंग्री ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे नाराज़ होना। तो यहाँ चूँकि पर्सन है तो मैं क्या इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा आई एम एंग्री विद यू, पर्सन की वजह से। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर विद लगाएंगे, आई एम एंग्री विद यू। फिर है शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है हमेशा, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ पर मुबारकबाद देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, तो बी ऑप्शन जवाब होगा, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। नंबर 6 पे आ जाएगा, आई रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम। बेटा मैंने आपको बताया था करेक्शन की डेफिनेशन करवाते हुए कि रीच एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पर आएगा आई रीच द स्टेशन इन टाइम, बी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 7, ही राइट्स विद रेड इंक, नहीं, ही राइट्स विद पेन, पेन वो कलम, वो औजार, वो हथियार है जिसे लिख रहे हैं, इंक में यानी वो जो है आई राइट्स इन रेड इंक, राइट्स इन होता है किसी स्याही के साथ, किसी स्याही में लिखना, किसी स्याही रंग में लिखना, वो राइट्स इन होगा। ठीक हो गया बेटा, ही राइट्स इन रेड इंक, सही प्रपोजिशन ये होगी। फिर है ही इज़ गुड ऑफ इंग्लिश, गुड ऑफ इंग्लिश नहीं, ये ऐसा है टू बी गुड एट, ये एक इडियम है। टू बी गुड एट का मतलब होता है टू बी एक्सपर्ट, किसी चीज़ में माहिर होना, टू बी एक्सपर्ट इन, किसी चीज़ में माहिर होना, महारत होना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जुमला आता है कि ही इज़ गुड ऑफ इंग्लिश, नहीं, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ये सही है, गुड एट इंग्लिश इडियम है। शी मेट मी इन द वे, इन द वे नहीं होता, ऑन द वे, ठीक है, रास्ते में मिली। शी रिजेंबल्स टू हिज फादर, अगेन रिजेंबल एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू नहीं लेता, कोई प्रेपोजिशन भी नहीं लेता, तो ही रिजेंबल्स हिज फादर, इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, डी आंसर जवाब होगा। एक्सरसाइज नंबर 9 पे आ जाइएगा। एक्सरसाइज नंबर 9 में आपको बेटा क्या बताया जा रहा है, फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ करेज। बेटा कंसिस्ट ऑफ होता है मेड अप ऑफ, किसी चीज़ का बना होना, वुडन, कोई स्टील का, वुड का, किसी चीज़ का बना हुआ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तो उसके लिए आएगा कंसिस्ट इन। कंसिस्ट इन का मतलब होता है टू बी असेंशियल पार्ट ऑफ, टू बी, कंसिस्ट इन का मतलब टू बी असेंशियल पार्ट ऑफ, अहम जुज़ होना। अगर मैं कहती हूँ फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ करेज, कंसिस्ट ऑफ करेज, तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मेड अप ऑफ, किसी चीज़ की बनी हुई, आज़ादी जो है वो करेज की बनी हुई है, ऐसा तो नहीं मुमकिन, तो ये गलत मीनिंग होगा। कंसिस्ट इन का मतलब अहम हिस्सा होना, जुज़ होना, इंटेग्रल पार्ट, तो यहाँ पर आएगा फ्रीडम कंसिस्ट इन करेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ कंसिस्ट इन। आगे देखें, शी बस्ट इन टीयर्स। बेटा एक इडियम है बस्ट इनटू टीयर, ज़ारों के तार रोना, बस्ट इनटू लाफ्टर,
बेतहाशा कहे लगाना, तो यहाँ बस्ट इनटू आएगा, ठीक है। ये सही आंसर क्या होगा, बी आंसर। नंबर 3, वी फियर फ्रॉम गॉड। फियर जो होता है उसका मतलब होता है खौफ खाना, खौफ रखना। वी फियर फ्रॉम गॉड नहीं, जब फियर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता। जवाब क्या आएगा, वी फियर गॉड। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है एट द एंड आई गॉट द जॉब। एट द एंड नहीं होता, एट द एंड ऑफ जर्नी होता है या कुछ इस तरह, लेकिन जब हम कहते हैं एट द एंड फाइनली, वो उसे कहते हैं इन द एंड फाइनली, बिल आखिर, एट लास्ट आई गॉट अ जॉब, बिल आखिर मुझे जॉब मिल गई। तो द करेक्ट प्रेपोजिशन इज एट द एंड, यानी सॉरी इन द एंड। द करेक्ट प्रेपोजिशन इज इन द एंड। इन द एंड मीन्स फाइनली, एट लास्ट। फिर आपके पास नंबर 5 आता है, एक्सरसाइज नंबर 9 है, सेंटेंस नंबर 5 है, प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 94। बेटा हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में जो है एट आता है, एट पेज नंबर दिस और दैट, टू ओपन अ स्पेसिफिक पेज। स्पेसिफिक पेज ओपनिंग के लिए एट इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 94। तो डी ऑप्शन जवाब है, एट पेज। फिर आपके पास नंबर 6 है, इट इज़ 5:30 इन माई वॉच। इन माई वॉच नहीं होता, जब घड़ी के टाइम की बात की जाती है तो बाय माई वॉच, योर वॉच, हर वॉच, तो यहाँ बाय आएगा। इट इज़ 5:30 बाय माई वॉच। नंबर 7, आई बॉट अ बुक एट 50 रुपीज़। एट 50 रुपीज़ नहीं होगा, जब यहाँ पर रुपीज़ मैंशनड है तो आपके साथ बॉट 4 आएगा। बाय 4 होता, बाय 4 का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि मेंशन है उसमें चीज़ों को ख़रीदना। आई बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर स्पोक फॉर बैड हैबिट्स। बेटा आपके पास है द टीचर स्पोक फॉर। स्पोक फॉर का मतलब क्या होता है, बैड हैबिट के बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन स्पोक फॉर का मतलब तो होता है रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। तो टीचर जो बैड हैबिट्स की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, वो उसके मुतालिक बात कर रहा है, तो हम कहेंगे द टीचर स्पोक अबाउट बैड हैबिट्स। डी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 9, देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटे जब हम पर्टिकुलर साइड का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। देयर इज़ अनदर साइड टू दिस क्वेश्चन, प्रेपोजिशन की गलती है। फिर आपके पास नंबर 10 पे है, आई कैन नॉट बाई इट फॉर सच अ प्राइस। बेटा एट सच के साथ आएगा बाय एट सच अ प्राइस, ठीक है। बाय एट का मतलब क्या होता है, टू परचेज समथिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इसमें प्राइस मेंशन नहीं है, इसलिए बाय एट यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी। बाय एट उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम कहते हैं टू परचेज समथिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और प्राइस मेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एट आ जाएगा, बाय एट। आप एक्सरसाइज नंबर 9 की तरफ आ जाएं। इम्पोर्टेंट है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 9 ही करेंगे आज के इस लेक्चर में। इस एक्सरसाइज को भी हम लोग इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9 जी बेटे, आपके पास 9 में पहले है द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी क्या है, ज्यूरी बेसिकली अ ग्रुप नाउन, एक ग्रुप नाउन है और ये अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब। ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, एक ग्रुप नाउन है। तो ज्यूरी, द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड नहीं आएगा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। ज्यूरी अपने साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब लेता है, एक ग्रुप नाउन है। आगे देखें, ही कैन नॉट पुल ऑन वेल विद हिज वाइफ। बेटा ये एक इडियम है जो कि कंप्लीट नहीं लिखा। यहाँ हम क्या कहते हैं, पुल ऑन वेल विद। पुल ऑन वेल विद होगा बेहतर तौर पे गुजारा करना। ही कैन नॉट पुल ऑन वेल विद हिज वाइफ, ठीक हो गया बेटा। ही कैन नॉट पुल ऑन वेल विद, टू पुल ऑन क्वाइट वेल, इडियम सही क्या है, टू पुल ऑन क्वाइट वेल। तो बी ऑप्शन आंसर है। फिर नंबर 3 है, हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। हु आर यू नहीं, हुम आर, कि किसको, हु मीन कौन, हम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हुम आ जाएगा, बी ऑप्शन। नंबर 4 है 100 ईयर्स मेक अ सेंचुरी। बेटा 100 ईयर्स तो होता है सैकड़ों साल, सैकड़ों सालों को 100 ईयर्स कहा जाएगा। तो बेटा 100 ईयर्स मेक अ सेंचुरी
100 years make a century basically, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 years make a century. B statement is the correct one. Number 5, walk with care lest you should नॉट फॉल। बेटा लेस्ट तो है ही नेगेशन वाला वर्ड, लेस्ट का मतलब ही है ऐसा ना हो, इसमें नॉट नहीं आएगा, नॉट एडिशनल लिखा हुआ है। वॉक विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 6 देखिएगा, ही वॉज अशेम्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो आपने बेटा अशेम फॉर नहीं होता, अशेम्ड ऑफ होता है, किसी बात पर शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ। बी ऑप्शन आंसर होगा, बी स्टेटमेंट आंसर होगा। नंबर 7 है, द टीचर आस्क्ड दैट हु हैड ब्रोकन द चेयर। द टीचर आस्क्ड दैट हु हैड ब्रोकन द चेयर। बेटे याद रखना है, डैट नहीं लगता जब हम हु लगाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट में हु से पहले डैट कभी भी नहीं आता। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़े हुए हैं जिसमें इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स भी थी, तो इसमें डैट गलत है। तो हमारे पास जवाब क्या होगा, द टीचर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द चेयर। बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट जवाब है। नंबर 8, ही सेड दैट ही कैनॉट हेल्प मी। That he cannot help me। बेटी यहाँ सेड है तो आने वाले वर्ब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, ये कुड बन जाएगा। ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी, तो कौन सी ऑप्शन होगी बेटी, स्टेटमेंट नंबर 8 है और इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगी, ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। नंबर 9, डू नॉट स्पीक अ लाई। स्पीक अ लाई नहीं होता, टेल अ लाई होता है, स्पीक द ट्रुथ होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, डू नॉट टेल अ लाई। नंबर 10, ही रेजेस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। रेज का मतलब बढ़ाना, राइज का मतलब जागना, तो हम कहेंगे ही राइजेस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ए ऑप्शन जो है, ए स्टेटमेंट जो है, ये करेक्ट आंसर होगी, ए स्टेटमेंट। बेटा एक्सरसाइज नंबर 11 के 2-3 सेंटेंस करते हैं सिर्फ। ही डिनाइड टू डाइन विद मी, कि उसने मेरे साथ डिनर करने से इनकार कर दिया। डिनाई होता है किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को झुटलाना, किसी आम बात को झुटलाना तो रिफ्यूज़ करना होता है, तो यहाँ डिनाइड गलत है, ही रिफ्यूज़ टू डाइन विद मी, ए स्टेटमेंट आंसर है। फिर है ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस। बेटा ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस, तो आपके पास आंसर क्या होगा, डिस्पोज्ड ऑफ। ये जो डबल ओ एफ है, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब था डिस्कार्ड करना, ज़ाया कर देना। उसने केस को ज़ाया कर दिया, कहीं फेंक दिया, नहीं, आप कहेंगे डिस्पोज, ओ एफ लिखेंगे, डिस्पोज ऑफ ओ एफ, ओ डबल एफ गलत होगा, ओ एफ लिखेंगे। उस डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज, आप लिखेंगे डिस्पोज ऑफ, इसका मतलब होगा डिस्चार्ज, डिसमिजल, डिसमिजल, डिसमिसल, खारिज कर देना, केस को खारिज कर देना। तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगी, ठीक है जी। ओ डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आएगा। इसका मतलब है कि विद नो पनिश, टू डिस्चार्ज द केस विद नो पनिशमेंट इम्पोज्ड। जी बेटे नंबर 4 है, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कैन लेंड इट फ्रॉम मी। लेंड तो होता है उधार, लेंड क्या होगा बेटा, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कैन लेंड इट फ्रॉम मी। बोरो, अगर आपके पास पैसों की कमी होगी है तो आप मुझसे उधार ले सकते हैं। लेंड होता है उधार देना, उधार लेना होगा बोरो, तो यहाँ पर बोरो आएगा, डी ऑप्शन जवाब है कि इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कैन बोरो इट फ्रॉम मी। जी बेटे हमने ये 3 तक किए हैं और इसके बाद जो है ये अपना काम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2 स्टेटमेंट बस और मैं करवाऊंगी, फिर ख़त्म करते हैं इसको। आपके पास नंबर 4 पे है, नन ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। बेटा जब 2 बॉयज़ की बात करते हैं तो नन नहीं, नन मोर देन 2 होता है। हम कहते हैं नीदर ऑफ द 2 बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर नीदर ऑफ द 2 बॉयज़, फिर क्या होगा, हैज़ डन। नीदर 2 लोगों की इंडिविजुअल बात करता है, नीदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क, सी ऑप्शन स्टेटमेंट आंसर है। नंबर 5, आइदर यू और आई आर रॉन्ग। आइदर और, ये भी 2 चीज़ों की इंडिविजुअल बात कर रहा है, आइदर यू और आई एम,
इंडिविजुअल बात होती है चूँकि, तो लिहाजा हम कहेंगे आइदर यू और आई एम रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगी, सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी बेटे, ये याद रखिएगा, आइदर यू, आइदर और जो है दो लोगों की बात कर रहा है, इंडिविजुअल बात कर रहा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहा है दोनों के साथ, तो आइदर यू और सिंगुलर वर्ब ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं उसे, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है उसमें, आइदर यू और आई एम रॉन्ग, और स्टेटमेंट नंबर सी आंसर होगा। ठीक है बेटे, बस ये 5 आपने एक्सरसाइज नंबर हम लोगों ने की है 11, और इसके 5 सेंटेंस जो है वो आपके हो चुके। इंशाल्लाह बाकी जो है द रेस्ट ऑफ द वर्क इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।